जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज का यह सेशन वन शॉट क्लासेज के तौर पे होने वाला है और यह सेशन 12वीं कक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो चंद समय के बाद, चंद दिनों के बाद जो है बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण सा सेशन होने वाला है। इस पूरे सेशन में मैं क्लास 12th के इंग्लिश 100 मार्क्स कंप्लीट कराने वाला हूं इन पूरे सेशन में। ऐसा आपको पूरा सेशन लाजवाब तरीके का पूरे YouTube सेक्शन पे नहीं मिलने को है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे एग्जाम में जो है हमारा 100 मार्क्स का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें दो सेक्शन है। आपको पता होगा कि उसमें सेक्शन जो होते हैं वो दो होते हैं, है ना। तो दो सेक्शंस में क्वेश्चन जो बटा हुआ होता है, जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा, यहाँ मैं सेक्शन बी का लाया हूँ, है ना। ये क्या है, सेक्शन बी 50 मार्क्स का है। अगर आप सेक्शन ए की बात करें, जहां आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, जिसमें आपको 50 नंबर मिलेंगे, जिसको आप चार सही पे एक, चार गो अगर ऑप्शन होगा, एक सही करेंगे आप, तो वो क्वेश्चन आपके लिए सही होगा, है ना, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और यहाँ पर जो हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं, ये सेक्शन बी के लिए लाए हैं, है ना। ये सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी 50 मार्क्स का होता है। तो इस पूरे सेशन को अगर आप अटेंड करते हो, तब आपको जो है 50 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये 100% श्योर रहिए कि आपको ये पूरे सेशन देखने के बाद 50 मार्क्स आएगा ही आएगा। सेक्शन बी में होता क्या है कि सेक्शन बी में आपको टोटल 7 क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे हम आपको इस स्लाइड में क्वेश्चन का फॉर्मेट बना के रखे हैं, तो इसमें आपको जो है क्वेश्चंस दिख रहा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन, है ना। ये पैराग्राफ है आपका। पहला सवाल जो है आपका ये पैराग्राफ है ना। इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ में आपको क्या लिखना होता है, जैसे इसमें ऑप्शंस होंगे कई सारा, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, इंटरनेट है, एजुकेशन है ना, पॉल्यूशन है, डिसिप्लिन है, यानी कि कई तरह का जो है यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, जिसमें से आपको एक पे जो है बनाना होगा, है ना। तो यहाँ देखिए, ये जो है मेरा हाइलाइटर है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ये इंटरनेट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में पहला सवाल होगा आपके क्वेश्चंस में, 8 मार्क्स का होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्सप्लेन एनी वन प्रोज सेक्शन से 4 मार्क्स का होता है। यानी दूसरा सवाल में आपको प्रोज सेक्शन का 4 गो ऑप्शंस मिलेगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट में मैं कुछ लिखा हूँ, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज अ स्टिल स्टडी क्लाइम्ड बाय द मेंटलेस ऑफ सेग्रेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये क्वेश्चंस हो गया आपका, इसका एक्सप्लेन आपको करना होगा, ये प्रोज सेक्शंस का होगा। ऐसे ऐसे आपको 4 मिलेंगे। दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा है कि द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। दिस इज द योर क्वेश्चन इन इंग्लिश। आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तीसरा सवाल आपको मिलेगा कि एक्सप्लेन एनीवन पोएट्री, यानी ये पोएट्री सेक्शन से होंगे। जैसा कि आपको पूरे बुक में रेनबो में प्रोज और पोएट्री का सेक्शन होता है, तो ये पोएट्री वाले में भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने यहाँ पे 2 लाया है ना। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, इन चारों में से कोई एक पे आपको क्या करना होगा, कोई एक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद आप बढ़िए चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल क्या कहता है कि राइट अ लेटर एंड एप्लीकेशन 5 मार्क्स, यानी आपको एक लेटर लिखना होगा और एक एप्लीकेशन लिखना होगा। इन दोनों में से कोई एक ही लिखना होगा आपको, जो 5 मार्क्स का होगा। ये राइट अ लेटर और एन एप्लीकेशन, यानी अथवा में होगा, यहाँ पे कोई एक सवाल आपको करना होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि राइट अ लेटर टू योर फॉरेन फ्रेंड, है ना, विदेश में कोई आपका दोस्त रहता है, टेलिंग हिम समथिंग अबाउट द पोलिंग इन बिहार, बिहार के बारे में, है ना, बिहार में पोलिंग हो रहा है, इलेक्शंस हो रहा है, इसके बारे में आपको दोस्त को लेटर लिखना है और उसको बुलाना है। कहता है राइट द एप्लीकेशन लीव टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा छुट्टी के लिए, है ना। इन दोनों में से कोई एक अगर आप लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां बड़ी महत्वपूर्ण सवाल होगा आपके एग्जाम में।
पांचवा सवाल कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्या है, यानी 5 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे जो 2-2 नंबर का होगा, ये 10 मार्क्स होंगे टोटल, है ना, ये चीज है। छठा सवाल क्या कहता है, यानी ये 5वां नंबर सवाल में आपकी किताब का ही जो है 20 सवाल होंगे दिया हुआ होगा, उस 20 में से आपको 5 नंबर जो है 5 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, है ना, जो 2-2 मार्क्स के होंगे। छठा सवाल कहता है कि राइट द 3 आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ देखिए, आप हाइलाइटर को हमेशा देखिएगा, जहां पे ये रेड कलर का हाइलाइटर चलेगा हम उसी के बारे में बताने वाले होंगे। रहता है राइट द 3 आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। छठा में क्या होगा कि छठा में आपको कई सवाल पूछे जाएंगे, जैसे मैं पॉइंट में यहाँ पे लिखा हूँ, जो डार्क में लिखा हूँ, राइट द समरी एनीवन, एक तो ये सवाल होगा। राइट द समरी एनीवन पोएट्री से और प्रोज से 2 हो गया। तीसरा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश। चौथा, मैच द फॉलोइंग। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यानी इतना सारा सेक्शंस होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, और इस 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 5 सेक्शन मिलेंगे। एक तो राइट द समरी एंड एनीवन प्रोज से हो गया, दूसरा राइट द समरी एनीवन पोएट्री से हो गया, तीसरा राइट अ शॉर्ट नोट हो गया, चौथा आपका मैच द फॉलोइंग हो गया, और पांचवा आपका ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया। तो इन 5 सेक्शन में आपको 3 का जवाब देना है, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो इसमें से आप राइट द समरी, तो राइट द समरी में भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा। इसमें से अगर आप किसी एक पर लिख देते हैं समरी, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, और अगर तुम समरी पोएट्री वाले में से किसी एक पर लिख देते हो तो इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप ये मैच द फॉलोइंग कर देते हो तो इसके लिए 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आप ट्रांसलेशन बना देते हो कि वह 2 वर्षों से घर नहीं आया है, उसके माता पिता घर पर रहते हैं, मेरा मित्र कल से बीमार है, ये क्वेश्चन अगर आप कर देते हो तो इसके लिए आपको 5 मिल जाएंगे। यानी आपको 3 ही बनाना है। अगर आप समरी लिख दिए 2 गो और एक मैच द फॉलोइंग बना दिए तो हो गया आपका। अगर आपको समरी नहीं लिखने आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप शॉर्ट नोट्स इंग्लिश के बारे में लिख दोगे एक, और दूसरा मैच द फॉलोइंग कर दोगे, और तीसरा आप ट्रांसलेशन बना दोगे, तो आपको ये 15 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है 50 नंबर में 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का है, जो काफी महत्वपूर्ण रोल रखता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़िए, तो ये पैसेज है जो 4 मार्क्स का मिलेगा। यानी आपको एक स्टोरी लिखा हुआ होगा, देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट के बारे में है। लास्ट संडे फॉरेस्ट एनिमल had a sports contents, elephant Woody and ant Nima had the weight lift। उसके बाद है although Nima is smaller and the thinner, ये कैसा स्टोरी हो गया। और इससे नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि when did the forest animals have a sport contents। 4 क्वेश्चंस होंगे, एक एक नंबर का सवाल होगा, 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल जो है ऑल ऑफ ये जितना भी है हमारा, है ना, मैंने बताया ये 50 मार्क्स का होगा, है ना। 8 मार्क्स का आपका पैराग्राफ, 4 मार्क्स का प्रोज, 4 मार्क्स का पोएट्री, फिर 5 मार्क्स का आपका राइट लेटर और एप्लीकेशन, और यहाँ 15 मार्क्स आपके पास हो गए क्वेश्चन नंबर 6 में 5 टॉपिक, और 7वां आपका हो गया पैसेज। तो इससे आप 50 मार्क्स ला सकते हैं। बात हुआ अब ये कि ये 50 मार्क्स लाया कैसे जाए, है ना। तो मैं इस पूरे सेशन में इन 7 क्वेश्चन से महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे टकराने वाला है। यानी आप अगर इस पूरे सेशन को देखकर जाते हैं और समझ के जाते हैं, नोट्स कॉपी में आप अगर नोट्स कर लेते हैं इन सारी चीजों को, और रिवाइज करके एग्जाम देने से पहले अगर आप रिवाइज करके इस चीज को जाते हैं, तो मेरा पूरा भरोसा है ना, और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे के सारे एग्जाम में टकराएंगे, और सीधे के सीधे एग्जाम में आपको क्वेश्चन हूबहू मिलने वाले हैं, है ना। तो आइए हम बढ़ते हैं, सबसे पहला पैराग्राफ की बात करते हैं हम। जैसा कि यहाँ देखो, मैं आपके लिए सारा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। इससे ज्यादा पैराग्राफ बिहार बोर्ड का इतना औकात नहीं है कि आपसे पूछ ले, है ना। ये मैं लिखा हूं, इस सेक्शन से ही पैराग्राफ पूछे जा सकते हैं। मैं कई सारा पैराग्राफ आपके सामने लाया हूं, है ना। देखो ये सारा पैराग्राफ मैं लाया हूं आपके लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे। तो चलो मैं पैराग्राफ के बारे में कुछ सिंपल चीजें भी आपको बताऊंगा। पहले तो आप देख लो, एक मैं इंटरनेट का लाया हूं, दूसरा एजुकेशन का लाया हूं, तीसरा पॉल्यूशन, चौथा डिसिप्लिन, पांचवा टेररिस्ट, उसके बाद क्या है करप्शन, उसके बाद क्या है हॉबी, उसके बाद क्या है इंडियन फेस्टिवल, उसके बाद क्या है टेलीविजन, इसके बाद क्या है समर वैकेशन, इसके बाद द बुक यू लाइक मोस्ट, और माय एम इन लाइफ। यानी मैंने यहाँ पे जो जो पैराग्राफ रखा है, इसको आपको पूरे के पूरे रट जाना है।
आइए, इंटरनेट के बारे में मैंने लिखा है कि इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम दैट इंटरफेरेंसेस वंसेस ऑफ पीसीएस ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल सिस्टम है। ग्लोबल सिस्टम का मतलब होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए होता है ना। और ये क्या है? इंटरफेस है, एक प्रकार का मीडियम है ना, जो पूरे वर्ल्ड को क्या करता है? कनेक्ट करता है। पूरे वर्ल्ड को क्या करता है? कनेक्ट करता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? इंटरनेट इज सम ऑफ द टाइम एडिशनली कॉल्ड एज द नेट एंड इंटरनेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट वाज बिगेन इन द यूनाइटेड स्टेट एज द यूएस डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको हम लोग डीएआरपीए कहते हैं। डीएआरपीए क्या हो गया? इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ एडवांटेज रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी कि नेटवर्क की बात जहां तक करें इंटरनेट का, तो इंटरनेट का स्टार्टिंग जो हुआ है ये यूनाइटेड स्टेट से हुआ है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स से ही ये इंटरनेट का जो है ना, यूज शुरू हुआ है। ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है ना कि कई सारा चीज है, पैराग्राफ में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा है इंटरनेट वाज बिगिन, मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे है प्रोपेल्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको हम लोग एपीआर नेट कहते हैं। ये इंटरनेट के बारे में कुछ चीजें हैं। तो ये तो मैंने एक जो है ये क्या है, लैंग्वेज में इस तरह का लिखा हुआ है, हार्ड लैंग्वेज में। आप चाहो तो इंटरनेट के बारे में खुद से भी लिख सकते हो, है ना, कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने का, हिंदी में चीजें आपको सोचना है और उसके जैसा आपको लिखने का प्रयास करना है। दूसरा, मैं यहाँ पे एजुकेशन के बारे में लिखा हूँ। अगर एजुकेशन आप देखो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, और ये आएगा ही आएगा। एजुकेशन जो है आपका एग्जाम में आता ही आता है ना। तो जैसा मैं यहाँ पे एजुकेशन में अगर देख रहे होंगे तो यहाँ मैं लिखा हूँ कि एजुकेशन इज अ वेरी पावरफुल मीडियम टू ग्रो इन लाइफ एंड परसीव समथिंग इम्पोर्टेंट, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि एजुकेशन जो है ये वेरी पावरफुल मीडियम है ना, टू ग्रो इन लाइफ, यानी लाइफ में ग्रो करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एंड परसीव समथिंग इम्पोर्टेंट, और ये आपको जो है जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आगे बढ़ने में एजुकेशन का रोल होता है। फिर यहाँ मैंने लिखा है क्या कि इन ह्यूमन, यहाँ मैंने क्या लिखा है कि इन अ ह्यूमन्स लाइफ एजुकेशन बेनिफिट्स अ लॉट इन डिक्रीजिंग द डिफिकल्ट ऑफ हार्ड लाइफ, है ना। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन क्या करता है आदमी के जीवन में, एजुकेशन का क्या बेनिफिट है ये बता रहा है। ये जो है हमारे जीवन में से डिक्रीज करता है, क्या करता है? डिक्रीज करता है डिफिकल्ट्स ऑफ हार्ड लाइफ। हार्ड लाइफ को क्या करता है? ये डिक्रीज करता है, डिफिकल्टी को क्या करता है? सॉल्व करता है, आसान करता है एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन के बारे में है। आगे यहाँ पे कहता है कि द एक्सपर्टीज ऑब्टेन्ड थ्रू द एजुकेशन इरा इनकरेज एवरीबॉडी रिगार्डिंग देयर लाइफ, है ना। ये क्या करता है कि है ना, ऑब्टेन्ड द थ्रू द एजुकेशन इरा इनकरेज एवरीबॉडी रिगार्डिंग देयर लाइफ, यानी हर लोग के जीवन में ये जो है एक एक्सपर्ट के तरह काम करता है, जीवन को एक अच्छा तरीका में लेके जाता है। ये आपको एक साहसी बनाता है हर इंसान को। education is a way of enter into several doors for possibility to obtain more real prospects, है ना, possibility to obtain more real prospect in life to improve career growth, ये आपके कैरियर को ग्रोथ करेगा। गवर्नमेंट इज also arranging various program to educate everyone about education and its benefits in our life, especially in rural areas, है ना। क्या कह रहा है कि ये जो है बहुत तरह का बेनिफिट देता है हमारे लाइफ को आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, है ना। स्पेशली ये जो है रूरल एरिया में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ला सकता है। यह कहता है कि एजुकेशन डिलीवर्स नॉलेज ऑफ इक्वलिटी अमंग एवरीवन इन सोसाइटी एंड इनकरेज एज एंड द ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द नेशन। ये जो है हर व्यक्ति को क्या करता है? एक समान बनाने में भूमिका निभाता है, इक्वलिटी को बनाता है ना। कहता है कि इन दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड इरा, ये क्या होता है? एजुकेशन क्या होता है? ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड इरा है। एजुकेशन परफॉर्म्स सुप्रीम रोल इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में ये एक सुप्रीम रोल करता है, एक अच्छा रोल हमारे जीवन में करता है। एंड इन दिस इरा देयर आर सो मेनी मेथड ऑफ बूस्ट द लेवल ऑफ एजुकेशन, है ना। ये हमारे जीवन में क्या करता है? हमारे जीवन को बूस्ट करता है। ये एक मेथड है जो हमारे जीवन को
पुष्ट करने में मदद करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। फिर कहता है कि द कंप्लीट क्राइटेरिया, है ना, द कंप्लीट क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन हैव नाउ बीन मॉडर्नाइज्ड एंड एजुकेशन मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑन एनीवन्स लाइफ। क्या कहता है कि एजुकेशन जो है हर व्यक्ति के जीवन में जो है क्या करता है, एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एक अच्छा क्रिएशन करता है हमारे जीवन में। तो ये एजुकेशन के बारे में हो गया, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको कॉपी पे लिखना है और लिखकर इस चीज को, वर्ड को बार बार रिवाइज करना है ना, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, ये आएगा ही आएगा। तो आपको ये पूरा सेशन काफी लंबा सा होने वाला है, क्योंकि हम ये आपको 7 क्वेश्चन का पूरे के पूरे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो थोड़ा आपको इसमें मन तो ना लगेगा, लेकिन आपको फिर भी एग्जाम देने जाना है, तो इसके लिए आपको पूरे बढ़िया तरीके से इसको समझना होगा, है ना। इसमें पूरा 7 क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने व्याख्या करा है, बड़ा बढ़िया ढंग से किया है। तो आप समझने का इसको बार बार प्रयास कीजिएगा। मैं ये जो है स्टूडेंट के, खास स्टूडेंट के रिकमेंडेड पे ये लाया हूँ, है ना, जिनका मानना है कि इंग्लिश में अगर एक इस तरीके का, मतलब मेरी एक जिम्मेदारी थी कि इस तरह से बनाया जाए, है ना, इस तरह से एक क्लास रखा जाए जिससे कि मेरा ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहता है इंग्लिश में, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि पॉल्यूशन के बारे में मैंने लिखा है कि पॉल्यूशन इज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट ऑफ आवर इन्वायरमेंट एंड इज काउज्ड बाय द रेकलेस एटीट्यूड ऑफ मैन टुवर्ड्स नेचर, है ना। पॉल्यूशन के बारे में कह रहा है कि पॉल्यूशन क्या है भाई, ये पॉल्यूशन क्या होता है, ये पॉल्यूशन जो है ना नेचर की चीजों को, जो हमारा नेचुरल चीज है उसको डिस्टर्बेंस करता है। कहता है कि आवर अर्थ प्रोवाइड अस विद फूड and shelter, whereas we treat in merciless and plunder its resources, है ना। यानी ये हमारा पृथ्वी जो है वो क्या है, हमारा पृथ्वी भोजन देता है, रहने का जगह देता है ना, ये सब चीज है। अब यहाँ पे क्या है कि पॉल्यूशन इज, यहाँ पे लिख रहा है कि पॉल्यूशन इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर नीड बी डम्प्ड वेस्ट इनटू आवर वाटर बॉडीज विदाउट केयरिंग फॉर द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देम। यानी कि ये जो है बहुत तरह से नुकसान पहुंचाता है ना, ये चीज कह रहा है। यहाँ पे कहता है द बैलेंस ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर हैज बीन डिरप्टेड बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड, है ना। पॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन होने का वजह बता रहा है कि बहुत बड़ी नंबर में व्हीकल्स जो है हमारे रोड पर है, इसकी वजह से ये पॉल्यूशन बन रहा है। यहाँ पे कहता है इवन फैक्ट्रीज दैट release harmful gases into the atmosphere contribute to the air pollution। जितनी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री सारा का सारा क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है हार्मफुल गैस, जो क्या कर रहा है, पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, योगदान दे रहा है। व्हेन वी डू excessive in uncontrolled farming on a piece of land, it loses its natural minerals, so when we use fertilize to boost their productivity, it's pollute their soil। कहता है कि हम लोग जो उत्पादन कर रहे हैं, वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, जो बूस्ट कर रहा है ना, मतलब उत्पादन ज्यादा कर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो सॉइल है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट होते जा रहा है। नॉइज पॉल्यूशन इज काउज्ड बाय फैक्ट्रीज, जेट्स, एरोप्लेन, सीटीसी। यानी कि एरोप्लेन और फैक्ट्री और जेट की सहायता से इससे नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। it harms our ears and can impair hearing। यानी ये हमारे कान पे इफेक्ट डाल रहा है, और ये सुनने में जो है हमें, है ना, इम्पैक्ट डाल रहा है, मतलब सुनने में हमें प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ रहा है डिसिप्लिन का। ये डिसिप्लिन क्या कहता है कि डिसिप्लिन इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। डिसिप्लिन हमारे लाइफ का जो है बहुत ही जरूरी हिस्सा है। फ्रॉम राइटिंग एन एसे टू बियरिंग अ परफेक्ट स्कूल यूनिफॉर्म टू विनिंग अ गेम ऑफ चेस और बैडमिंटन, है ना। कहता है कि ये क्या कह रहा है कि फ्रॉम राइटिंग एन एसे टू बियरिंग परफेक्ट स्कूल यूनिफॉर्म टू विनिंग अ गेम ऑफ चेस और बैडमिंटन। कहता है एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर स्कूल लाइफ इज बेस्ड ऑन डिसिप्लिन। स्कूल लाइफ में हमारा जितना भी स्कूल लाइफ होता है, ये बेस्ड होता है डिसिप्लिन पे। एडल्ट्स टू अवे मोस्ट ऑफ देयर सक्सेस टू डिसिप्लिन। लोगों का कहना है कि
अनुशासन ही जो है हमें सक्सेस करेगा। मेंटेनिंग अ गुड परफॉर्मेंस एट अ वर्क और टास्किंग, केयर ऑफ योर हेल्थ विथ एज, ऑल नीड एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है हम लोग को हर जगह पे ध्यान रखना होगा, हेल्थ के रिगार्डिंग भी डिसिप्लिन पर रहना होगा ताकि हम लोग ग्रो कर सकें। यहाँ पे कहता है एक्टिंग अकॉर्डिंग टू ऑर्डर and a set of rules improve punctuality and planning. Discipline is a combination of rule management and other which help to retain the natural flow of life. Addition to the discipline also adds balance, है ना। it help us to differentiate and manage our actions। ये हमारे डिसिप्लिन एक्शंस को क्या करता है, मैनेज करने में मदद करता है। इट इज essential not only lives of school going student but also peoples in the army of sports persons who wishes to build a peaceful and successful life and other, and it inspiring। कहता है ये केवल विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि हर एक इंसान को जो है डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। डिसिप्लिन ही हमारे जीवन को क्या करता है, ग्रो करता है और सफलता में जो है महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है इसका। तो ये डिसिप्लिन पे पैराग्राफ हो गया। टेररिस्ट की बात करें अगर, तो टेररिज्म क्या कहता है कि टेररिज्म इज द एक्ट ऑफ कैरीज आउट बाय इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स aimed at harming people and creating a vast spares of coaks and destructions, है ना। ये टेररिज्म के बात बता रहा है, आतंकवादी के बारे में कह रहा है ना। ये क्या कहता है, these acts of terrorist cause bid spared fear and इनसिक्योरिटी इन लाइफ ह्यूमन सोसाइटी। ये जो है ना टेररिस्ट क्या होता है कि ये बहुत ही इनसिक्योर है हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, आदमी के सोसाइटी में ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। देयर आर मेनी काउजेज ऑफ टेररिज्म, वन ऑफ द मेजर काउज इन द इजली अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स व्हिच काउजेज मैसिव डैमेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मेजर पार्ट क्या है कि ये जो है ना बहुत प्रकार का मिसाइल्स उसके पास अवेलेबल होता है, इसकी वजह से द weapons are guns, missiles, एटम बॉम्ब्स etc, है ना। ये क्या है, ये सारा चीज जो है आपका weapons है। दिस weapons आर कॉल्ड weapons ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये मास डिस्ट्रक्शन को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। द इफेक्ट द टेररिज्म हैज ऑन पीपल आर इनम्स, इट इंस्टाइल्स अ फियर ऑफ लाइफ एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ द पीपल। एवरी टेररिस्ट अटैक टेक द lives of thousands of people and cause millions of causality। there is widespread destruction of goods। उसके बाद कहता है कि India is a country that has faced many terrorist attacks starting from the year 1991 to the year 2019। the century has many agencies that ideas with the search act of a terror in the country, है ना। कहता है terrorism is not a problem that only on countries all around the world faces the problem of terrorism। it's global problem। ये global problem है terrorism। the only way that the world can fight terrorism is the through hunting against it। there is no other way that the world can fight terrorism unless the comes together। तो ये टेररिस्ट के बारे में पैराग्राफ है आपके पास, है ना। तो ये पैराग्राफ आपको क्या करना है कि इसको जो है आपको एक बार जो है रिवाइज कर लेना है, देख लेना है ना। शायद से ये आपके एग्जाम में आने ही वाला होगा, तो आप इसको कर पाओगे। उसी तरह से मैंने यहाँ करप्शन के बारे में लिखा है, आप इसको नोट कर लो, है ना। करप्शन के बारे में, हॉबीज के बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, है ना। इंडियन फेस्टिवल, टेलीविजन के बारे में पॉज करके आप इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा। तो ये आपका जो है यहाँ मैंने समर वेकेशन के लिए लिख रखा है, समर वेकेशन के बारे में चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। द बुक यू लाइक मोस्ट, यानी जो आप किताब पसंद करते हैं उसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहोगे तो ये भी आपके पास रखा हुआ है। अगर बात करें माई एम इन लाइफ, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैंने जो है क्वेश्चन बैंक के आधार पे इसको सेट करा है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, है ना, जो आपको पैराग्राफ 8 मार्क्स दिलाने में काफी हेल्पफुल होगा। यानी आप अगर बात करो तो ये माई एम इज लाइफ आपको याद करना है ना। इसमें समर वैकेशन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ये समर वैकेशन भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इधर अगर बात करा जाए तो हॉबीज को आप देख लीजिएगा, ये हॉबीज जरूरी है। उसके बाद आपको इंडियन फेस्टिवल की बात जो मैं बता रहा हूँ
ये इंडियन फेस्टिवल को आप देख लेना। यहाँ पे आपको एजुकेशन देखना है, डिसिप्लिन देखना है ना? इतना जो है ज़रूरी है, अगर आप कर लेते हो तो पैराग्राफ आप आसानी से लिख लोगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पैराग्राफ के लिए आपको छोटा-छोटा सेंटेंस हिंदी में सोचने होंगे और उसको आपको इंग्लिश में लिखना होगा। यानी 150 वर्ड्स लिखने के लिए आपको कम से कम 10 लाइन लिखने होंगे इंग्लिश में, है ना? 10 लाइन अगर आप लिखोगे तो कम से कम 10 लाइन में 150 वर्ड्स आ जाएँगे, तो आपको पैराग्राफ में 8 मार्क्स मिल जाएँगे। तो ये रही, मैं पहला क्वेश्चन की बात करा। मैं दूसरे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ मैं एक्सप्लेन प्रोज लाया हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए प्रोज सेक्शन से, यहाँ पे मैं प्रोज सेक्शन से मैं 10 क्वेश्चंस लाया हूँ। आप चाहो तो इसको फटाफट कॉपी में नोट कर लेना। और ये एक्सप्लेन है जो 4 नंबर देगा। अच्छा, इसमें आपको इतना बनाना नहीं है। इसमें क्या करना है कि ये क्वेश्चन मैंने लिखा है कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज 2 एस्पेक्ट्स, है ना? दूसरा मैंने यहाँ सवाल रखा है कि एंड एज वेल वाल्क वी मेक द प्लेड्स दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। यानी आपको इसके बारे में समझाना है कि ये कौन सा स्टोरी से है, इसका मतलब क्या होता है, या फिर द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्राइब्ड बाय द मेंटलेस ऑफ सेग्रेशन एंड देयर चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये देखो, है ना? ये क्वेश्चंस हो गए आपके पास। और भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ रखा है, ये सारे महत्वपूर्ण है, आप कॉपी में लिख लेना फटाफट। कहता है यू टूज बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड, जस्ट डू मी अ फेवर एंड लीव मी इन अ पीस। उसके बाद मेरा क्वेश्चंस यहाँ पे है, द कॉमन प्लेड्स लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ये चीजें हैं। तीसरी मैंने यहाँ पे रखा है, नेक्स्ट में रखा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट ऑफ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। उसके बाद मैंने यहाँ रखा है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर। इसके बाद ये सारा जो है आपका, है ना? यहाँ पे मैंने लिखा है द वे ऑफ 10 क्वेश्चन मैंने रखा है, द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड वेरिड, है ना? यहाँ पे फिर मैंने लिखा है कि यू आर एन इडियट, ही शूटेड देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। और नेक्स्ट और लास्ट मैंने रखा है कि ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट्स बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट हिम, है ना? तो ये क्वेश्चंस मैंने रखा है। तो आपको इन 10 क्वेश्चंस से जो है आपको इन 10 क्वेश्चन से आपको क्या करना है, आपको इसको रिवाइज कर लेना है। इन 10 में आपको एक ही बनाना है वहां पे, है ना? जैसा क्वेश्चन 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन प्रोज यहाँ पे लिखा हुआ होगा एनीवन 4 मार्क्स। यानी इन सारे में से आपको तो वहां पे 4 ही ऑप्शंस मिलेंगे, या हो सकता है 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, तो उन दोनों में से आपको एक बनाना होगा। तो मैंने यहाँ 10 रखा है, ये पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं 10 में से आपके पास एक होगा। आप इस पे विशेष गौर कर लीजिएगा। चलिए एक दो मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अगर पूरे को अगर डिस्क्राइब करा जाए तो काफी समय लगने वाला है। तो आपको जो है ज्यादा वीडियोस लंबा ना हो, इस पे भी ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है कि इसको कॉपी में नोट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन वेरी ब्यूटीफुल पीसेज भारत इज माई होम, दिस इज अ स्पीच, इट हैज बीन डिलीवर्ड बाई अ great Indian leader and writer Dr. Zakir Hussain. He was a great Indian writer, है ना? क्या कह रहा है कि ये जो पूरा वर्ड लिखा हुआ है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ भारत इज माई होम कहानी से ये लाइन यहाँ पे लाया गया है। इसमें बताया क्या गया है? इसमें बताया गया है कि इन द प्रेजेंट लाइन द राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन इज डिलीवर्ड हिज स्पीच व्हेन द बिकम थर्ड प्रेसिडेंट, है ना? व्हेन द बिकम थर्ड प्रेसिडेंट। तो ये क्या है कि ये हमारा जो है थर्ड प्रेसिडेंट रहे हैं, है ना? थर्ड प्रेसिडेंट के बारे में ये बताया गया है। तो ये देश का थर्ड प्रेसिडेंट है ना, उसी के लिए यहाँ पे कह रहा है ऐसा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको देखना है नेक्स्ट में क्या कहता है, डिलीवर्ड इज स्पीच व्हेन द बिकम थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्रेजेंट इन द प्रेजेंट लाइन दैट राइटर सेज दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्क, वन इज सोशल वर्क, वन इज इंडिविजुअल वर्क एंड अदर इज सोशल वर्क, है ना? काम के बारे में इन्होंने बताया है, दिस ड्यूल टास्किंग मेक इंडिया ग्रेट इन फ्यूचर, यानी इंडिया के फ्यूचर को ये क्या कर सकता है, महान बना सकता है, अच्छा बना सकता है। तो ये लाइन को मैंने आपको समझाया, है ना?
ना? तो आपको क्या करना है कि इसमें जरा चलो देखो, आप पूरे तो 10 याद नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत भारी बात है ये, तो आपको कम से कम ये तरीका सीख लेना है कि आपको ये देखो द प्रेजेंट लाइन, यहाँ मैंने क्या लिखा है, द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये आपको याद करना है, ये चीज आपको लिखना ही लिखना है, द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। और आप जरा यहाँ पे अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे, अगर आपको समझ आता है कि ये कहाँ से है, तो ये फ्रॉम वेरी ब्यूटीफुल पीस, इतना तो सारे में आपको लिखना है ना? देखो मैं सारे में लिखा है, मैं सारे में लिखा है, यहाँ भी देखो द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन वेरी ब्यूटीफुल पीसेज, यहाँ भी लिखा है, यहाँ देखो मैंने यहाँ भी लिखा है द प्रेजेंट लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ प्रोज। तो ये आपको क्या करना है भाई, ये क्या करना है, आपको याद कर लेना है ये चीजें। और इसके बाद आपको लगाना है जिसका भी रहेगा, जैसे यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन का था, यहाँ भी वही बात है, भारत इज माय होम से लिया गया है, दिस इज अ स्पीच, यहाँ भी लिखना है। उसके बाद आपको इट इज हैज बीन डिलीवर्ड बाय, ये कुछ जो है ना की आपको याद रखना है, ये कीवर्ड याद रखना है कि डिलीवर्ड बाय अ ग्रेट इंडियन लीडर एंड अ राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही वाज अ ग्रेट इंडियन राइटर, इन दिस प्रेजेंट लाइन द डॉक्टर जाकिर हुसैन इज डिलीवर्ड हिज स्पीच, ये सब चीज है। तो यहाँ भी वही बात है, ये आई हैव अ ड्रीम का है, तो आई हैव अ ड्रीम दिस इज अ स्पीच, यहाँ भी वही बात मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि it has been delivered by Martin Luther King Jr. He was a great American writer. उसके बाद यहाँ कहता है कि in the present lines the writer Martin Luther King is talking about the life the Negro of America. He says that the life of Negro is very I say well, they have to face many problems in their own country. Their lives are still sadly crippled by the manglings of segregation and their chains of discrimination. तो इस तरह का सेशन आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाला है, मैंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है आपके लिए, खासकर विशेष लोगों के लिए ये जो है बनाया गया है ना? जो इसमें आपको क्या है ना कि काफी मन लगाना पड़ेगा सबसे पहले तो, ये कोई इस तरह का स्टोरी तो चल नहीं रहा है कि आपको बड़ा मजा आएगा सेशन को देखने में, ये चीज आप अगर सोच रहे होंगे तो ये भी नहीं होगा। इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको कॉपी पे लिखना होगा अगर आप 50 लाना चाहते हैं तो, है ना? फुल्ली 50 यहीं से आने वाला है, इसको लिखना होगा, याद करना होगा। तो ये मैं एक्सप्लेन का इतना सारा बता दिया, चलो ये भी आप लिख लेना। यहाँ भी देखो सारी जगह मैं लिखा है द प्रेजेंट लाइफ हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ प्रोज, है ना? नीचे भी मैंने वही सारा चीज लिखा है। तो आपको इसको पॉज करके, है ना, पॉज का बटन क्लिक करके और इन सारे को लिख लेना है। इन सारे को वन बाय वन पॉसिबल नहीं है समझाना। यहाँ देखो ये मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा है, तो इन सारे को भी पॉज करके आपको क्या करना है, इन सारे को भी आपको क्या करना है, लिख लेना है पूरे के पूरे। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरा क्वेश्चन की ओर, जो 4 नंबर का होगा। ये भी 4 नंबर का है बाबू, इसमें भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। और इसमें क्या है कि ये पोएट्री सेक्शंस का होगा। ये देखो ये पोएट्री के लिए मैंने यहाँ पे लाया है, ये पोएट्री का सेक्शन है आपके लिए। और ये पोएट्री में क्या होगा कि पोयम से निकाला हुआ रहेगा 4 लाइन, जिसके बारे में आपको समझाना होगा। ये देखो ये लिखा है मैंने कि oh how feeble is man's power, that is good fortunes fall cannot and another hour nor a lost hour recall। ये क्या है, ये 4 लाइंस दिया हुआ है आपके पोयम से निकाल के, जिसके बारे में आपको लिखना होगा। तो मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ कि ये आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है ये, क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया होगा स्टोरी पोयम्स, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि ये क्या है, हाँ? तो इसीलिए तो आपके सामने मैंने 10 कम से कम 10 तो आप कर लो, ताकि वहां पे अगर ये चीज आ जाता है, और बाय द वे फॉल्ट अगर जो है नहीं आए, है ना, तो आप इस आधार पे उसको लिख पाओगे, कहीं कहीं पे इसको जो है मैच करके लिख सकते हो, है ना, चीजों को। तो ये एक्सप्लेन पोएट्री के बारे में भी आप लिख लेना, मैंने महत्वपूर्ण ला कर रखा है ना। तो बढ़ते हैं हम दूसरे स्लाइड पे। ये देखो एक्सप्लेन पोएट्री में भी मैंने 10 रखा है, ABC आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इन तीनों को आपको कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद देखो DEF में भी कई सारा लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करके रिवाइज कर लेने हैं। उसके बाद अगर बात करें तो GHIJ, है ना, यहाँ तक मैंने सारे के सारे लिख रखे हैं। तो ये हो गया, मैंने बात करा 8 4 12 4 16 मार्क्स का आपका बात करा। मैं श्योर हूं कि आपको 16 मार्क्स आ जाएगा यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि YouTube के कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह का 50 मार्क्स का डिस्क्राइब करके नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको यहीं पे करा गया है, क्योंकि ये काफी टफ होता है बनाना और काफी टफ होता है बताना। आपको मिल जाएंगे, आप
आपको प्रोज के अलग मिल जाएंगे, पोएट्री के अलग सेशन मिल जाएंगे, है ना, आपको एक एक का समरी मिल जाएंगे अलग अलग, लेकिन इम्पॉर्टेंट करके 50 नंबर लाने का पूरा वन शॉट वीडियोस आपको नहीं मिलने को है, इसलिए आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। आगे बात करें, अगर ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए लेटर एंड एप्लीकेशन, ये चौथा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, ये 5 मार्क्स के होंगे। आइए इसमें हम बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाने वाले हैं। एक मैंने लेटर रखा है यहाँ पे और एक मैंने एप्लीकेशन रखा है, मैंने फॉर्मेट भी लिखा है और मैंने एप्लीकेशन और लेटर एक लिखा भी है ना। तो ये क्या है, चौथा में लेटर और एप्लीकेशन, आप समझ लो इसको मैं क्या कहता हूँ। ये लेटर के लिए है, तो लेटर के लिए आपको क्या याद रखना है कि लेटर के लिए आपको देखो, ये यहाँ पे मैंने ये जो मैंने पूरा लिखा है, ये जो मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है, ये पूरा आपका फॉर्मेट है, ये क्या है, फॉर्मेट है, और ये जो मैंने लिखा है ये लेटर लिखने का तरीका है। तो आप इस लेटर को याद मत करना, इस तरीका को समझना कि मैं इस तरीका क्या बता रहा हूँ, है ना। तो आइए जरा इसको समझिए, फॉर्मेट मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप इतना स्मार्ट हैं कि आप चीजों को समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, मैं पहले पेन ले लेता हूँ और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, ये चीज आपको ख्याल रखना है बाबू, ये एड्रेस लिखना है आपको यहाँ पे सबसे पहले, यानी लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे आपको लेटर लिखते समय एड्रेस लिखना है। जैसे चलो इसमें देखो, ये मैं लिखा रखा हूँ, ये देखो ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा क्या है, एड्रेस है। तो आप यहाँ पे एड्रेस लिखोगे किसका, जिसको आप लेटर दे रहे हो उसका एड्रेस लिखना है ना। यहाँ पे क्या करना है, उसका एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे देखो एड्रेस लिखा हुआ है P1 अपोलो एवेन्यू, है ना, विद्यानगर दिल्ली 09, ये चीजें लिखा हुआ है। उसके बाद लेटर में आपको क्या करना है, उसके दूसरे नीचे दूसरा देखो, ये चीज को ख्याल करना आप, ये डेट लिखना है ना, ये डेट लिख लेना है आपको, तो डेट भी यहाँ पे देना है। तो ये पहला बात हो गया, ये कहाँ देना है, राइट साइड कॉर्नर पे देना है। फिर आपको यहाँ पे डियर यानी पूरा रिसिप्ट नेम, यानी आपको यहाँ पे डियर का, है ना, डियर का प्रयोग करना है। अगर आप दोस्त को लिख रहे हो तो दोस्त को करो, है ना। अगर आप फादर मदर पे लिख रहे हो तो माई डियर लिखना पड़ेगा, इस बात का भी आप ख्याल रखना, है ना। यहाँ पे चलो इस चीज को मैं फिर से बता रहा हूँ, चलो मैं यहाँ से हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिख पाए। ये देखो मेरे पास यही एक फंक्शन है, मैं कभी कभी हाइलाइटर ले सकता हूँ, मैं कभी कभी लेजर ले सकता हूँ पॉइंट आउट करने के लिए, है ना। यहाँ पे पूरा पीपीटी के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी मैं हाइलाइटर यहाँ पे ले लेता हूँ, और हाइलाइटर का चलो पीला कलर नहीं, लाल जो है, चलो मैं ले लेता हूँ कोई पिंक ले लेता हूँ, पिंक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे पिंक तो है नहीं, चलो पिंक है नहीं, ब्लू ले लेता हूँ मैं। यहाँ से चलो, ये एड्रेस तो मैंने आपको समझाया ही कि आपको पहली बार एड्रेस लिखना है, और यहाँ मैंने आपको बताया ही कि चलो यहाँ पे एक दिखाया भी कि ये एड्रेस मैंने लिखा है ना, ये एड्रेस सबसे पहले आपको लिखना है। फिर यहाँ पे डेट लिखना है, डेट मेंशन करना है, तो आपको जस्ट एड्रेस के नीचे डेट यहाँ पे जो है मेंशन करना है, जो मैंने करा नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना। फिर मैं इस डियर की बात कर रहा हूँ कि ये डियर क्या है, तो यहाँ पे आपको अगर आप दोस्त में लिख रहे हो तो डायरेक्ट लिखोगे डियर। यहाँ देखो मैं लिखा हूँ डियर रवि, वैसे ही आपको लिखना है फ्रेंड के ऊपर, है ना। यहाँ पे क्या कहता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज लिखना है कि आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन पिंक ऑफ योर हेल्थ, हाउ रोबोट एंड मेडलिंग डूइंग स्टार्ट टेकिंग अबाउट द पर्सन ऑफ whom you are visiting, ask about he she health family and जनरल क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं लिखना आ रहा है, आपको कुछ चीजें यहाँ पे देखना है, आपको सबसे पहले उसके बारे में लिखना है ना, हेल्थ के बारे में। ये कॉमन चीज है, चाहे आप मम्मी को लिखो, पापा को लिखो, दोस्त को लिखो, किसी को लेटर लिखो, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे राइज कर देना बीच में। फिर यहाँ पे क्या लिखना है कि आई एम राइटिंग टू लेट यू नो दैट आई विल कमिंग टू फ्लोरिडा फॉर एन ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस एंड होप टू बी फ्री एंड वीकेंड। यानी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैटर लाना है, और उसके बाद नीचे जो है आपको इस तरह से लिख करके कंप्लीट करना होगा, और यहाँ आपको अपना नेम लिखना होगा, है ना। जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये पूरा मैटर लिखा है, ये मैटर तो आपको लिखना पड़ेगा, इसका तो कोई उपाय है नहीं। और लास्ट में आप ये नीचे लिख देना कि डू रिप्लाई टू मी, आई होप यू पेरेंट्स इन द पिंक ऑफ हेल्थ, गिव देम माई रिगार्ड्स, वेटिंग फॉर योर लेटर, है ना। और फिर यहाँ पे योर ओल्ड फ्रेंड, है ना, जैसे भी है अपने दोस्त का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना। तो ये एक लेटर लिखने का प्रोसेस है, एक इंडिविजुअल प्रोसेस है जिसकी मदद से आप लेटर लिख पाओगे, है ना। तो चलो मैं कुछ लाइन बोलता हूँ यहाँ पे, मैं कुछ लाइन बोलता हूँ यहाँ पे,
आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिखने हैं, यहाँ पे कुछ लिखना है। आपको क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे आई होप जो मैं लिखा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है कि आई हैव बीन जस्ट रिसीव्ड योर लेटर। याद कर लीजिएगा, ये कोई भी लेटर हो आपको ये चिपकाना है वहां पे, है ना। आपको लिखना है कि आई हैव बीन जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, है ना। यहाँ पे मैंने अभी अभी आपका जस्ट लेटर प्राप्त किया है ना। और उसमें आपको आगे लिखना होगा कि आई होप यू आर ऑल बेटर देयर। आप लोग वहाँ पे सारे लोग अच्छे होंगे। और फिर अपने बारे में लिखना होगा, अपने बारे में लिखना होगा कि मैं भी यहाँ पे, है ना, आई एम ऑल्सो क्विट बेल हेयर, है ना, मैं भी यहाँ बहुत बढ़िया हूँ। ये चीज आपको लिखना है 2-3 लाइन, और फिर बीच में आपको मैटर लगाना है। तो कुछ ना कुछ आपको फंडामेंटल तरीका अपनाना होगा जिससे कि आपको लेटर लिखने में हेल्प हो। यहाँ पे एक एप्लीकेशन का भी मैंने बात लाया है। एक तरफ एप्लीकेशन लिखा हुआ है और एक तरफ मैं कुछ फॉर्मेट लाया हूँ, है ना। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर एप्लीकेशन लिखना है तो आपको सबसे पहले टू लिखना होगा, फिर प्रिंसिपल लिखना होगा, फिर नेम ऑफ द स्कूल लिखना होगा, फिर एड्रेस लिखना होगा, फिर यहाँ डेट लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करना होगा कि किस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। फिर यहाँ पे आपको ये याद कर लेना है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू स्टेट दैट देयर इज अ मैरिज इन माय फैमिली, है ना। इसके परिवार में शादी है, इसकी वजह से ये छुट्टी लेना चाहता है, तो ये अपना मेंशन कर रहा है। आपको क्या करना है, आप छोड़ो, आप यहाँ पे लिखना, यहाँ पे अगर प्रिंसिपल की बात आए तो आपको सीधे सीधे लिखना है कि मोस्ट रिस्पेक्टिवली आई वांट टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, माय रोल नंबर इज इतना, है ना, माय रोल नंबर इज इतना, माय सेक्शन एंड माई सेक्शन लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ये चीजें मेंशन करना है। और उसके बाद आप सीधे मेन मुद्दे पर आ जाइएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है थैंक यू, और उसके बाद यहाँ पे योर ऑब्टेंड के बाद, है ना, यहाँ पे जो है लिखना है, यहाँ पे आपको एविडेंटली के बाद लिखना है, योर नेम लिखना है, क्लासरूम लिखना है। तो ये सारी चीजें हो गए आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करा है ना। बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर। और 5वां सवाल क्या कहता है आपका कि 5वां सवाल जो लिखा हुआ है उसमें कई सारा सवाल आपको दिख रहा होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, तो इसका मैंने यहाँ पे नीचे में आंसर लगा रखा है। उसी तरह से आपका ये जो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है ये हो गया आपका व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन इन आई हैव अ ड्रीम, है ना। उसके बाद यहाँ पे डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाई हैड सडन वुमेन्स ऑफिशियल स्टॉप्ड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आपको ये सारे सवाल को क्या करना है, कॉपी में नोट्स करके और इसे याद करना है ना। यहाँ पे चलो मैं एक दो का हिंदी अगर समझाने का प्रयास करूं, वैसे पॉसिबल तो नहीं है सारे के बारे में बोलना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन इन आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम के बारे में ऐसा क्या ट्रायल्स है जिसके बारे में आपको बताना है। तो जहां तक आपको याद होगा कि आई हैव अ ड्रीम जो है, ये चैप्टर जो है मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया था। तो इनके बारे में मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि मार्टिन लूथर किंग इन हिज फेमस आई हैव अ ड्रीम अ स्पीच, इनका ये एक स्पीच था आई हैव अ ड्रीम, refers to the great trials and tribulation that many in his audience will have faced। ये सीधे, ये जो है ना, सीधे के सीधे जो है ऑडियंस के फेस को क्या कर रहा था, ये फेस को क्या कर रहा था, ट्रेबुलेशन कर रहा था, है ना। ही सिटीज इनक्रेशंस एंड पॉलिसी ब्राउटलिटी एज टू एग्जांपल्स। मार्टिन लूथर किंग addressed the black and white activity who attend the march in Washington। वाशिंगटन में ये मार्च को अटेंड करने वाले जो भी ब्लैक एंड व्हाइट लोग थे, उन सारे को ये स्पीच क्या कर रहे थे, सुना रहे थे। तो ये चीज हो गया। इसी तरह से कई सारा सवाल है ना। सवाल को आपको क्या करना है, इसको लिखना है और इसको याद करना है, जैसा कि आपको सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। उसके बाद है हु वेयर नोज एज यूनिवर्सिटी वाइट्स। उसके बाद है वर्ड बेयर द मेजर कंसर्न टू द अर्ली इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश। मैंने जो भी यहाँ पे सवाल रखा है, इन सारे सवाल में से ही 5 सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप इसको जो है कॉपी में लिख कर रट जाने का प्रयास कीजिएगा, और यही आपके एग्जाम में जो है आने भी वाला है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखो एक सवाल मैंने लिखा है कि व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन
civilization depend upon, तो ने हमारा आंसर कहता है कि our civilization depend on self denials and not on self indulgence. Human wants are unlimited. It is hard just to indulge in its fulfillment, है ना. There is order to attain the real happiness we have to develop contentment. यहाँ पे यही चीज है. फिर यहाँ पे कहता है what did जाकिर हुसैन pledge himself to, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन pledged himself to the loyalty of our past culture. He pledged his loyalty to his country irrespective of region or language, है ना. ये कौन कौन सी चीजों से, द होल भारत इज होम सो वी प्लेज टू वर्क द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है. कई सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, आप पाउज करके इन सारे सवाल का जवाब अपने कॉपी में फटाफट लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. इसी में से 5 सवाल सीधे के सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है और वहां आप इसको कर पाइएगा आसानी से. अब मैं बढ़ता हूँ छठा क्वेश्चन की तरफ. छठा क्वेश्चन में जैसा कि आप जानते हैं कि छठा क्वेश्चन में आपको 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस बनाने हैं. आप जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में आपको मैं क्वेश्चन के बारे में समझाया था. यहाँ देखो मैं थोड़ा जूम करके इस चीज को आपको समझाने का फिर से प्रयास करता हूँ छठा सवाल को, है ना. या फिर आप समझ भी गए होंगे कि छठा सवाल क्या कहता है. जैसे यहाँ देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना. यहाँ पे छठा सवाल में लिखा है कि राइट द 3 आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको नीचे में कई सारा क्वेश्चन मिलेगा. राइट द समरी ऑफ एनीवन, राइट द समरी एनीवन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश, मैच द फॉलोइंग. और इस तरह से आपको यहाँ पे मिलेगा. ऊपर में देखो 7वां क्वेश्चन, यहाँ देखो ट्रांसलेशन मिलेगा. तो यानी कि ये ट्रांसलेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना. 5 ट्रांसलेशन मिलेगा. तो टोटल के टोटल आपको 5 सेक्शन दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें से आपको 3 सेक्शन ही बनाने होंगे. आपको ये राइट अगर आप समरी लिखोगे तो एक यहाँ से हो जाएगा, दूसरा समरी लिखोगे तो 2 यहाँ से हो जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट लिखोगे तो 3 यहाँ से हो जाएगा और आपको 15 नंबर मिल जाएंगे. तो ये तीनों ऊपर से भी छठा में तीनों बना देते हो तो 15 मिल जाएगा. अगर आप चाहो तो समरी नहीं लिख पाओगे अगर, तो आप साइड राइट अ शॉर्ट नोट्स इन इंग्लिश लिख लेना, मैच द फॉलोइंग कर लेना और ट्रांसलेशन बना लेना, तो 15 आपको वहां से मिल जाएगा. तो मैं तो आपको इसका सारा सेक्शंस कराने वाला हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोज आएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोएट्री के समरी लिखने आएंगे, है ना. तो आइए देखिए आपको आगे क्या मैं बताने वाला हूं, है ना. तो अगर मैं बात करूं यहाँ से क्वेश्चन की बात करूं, अगर समरी की बात करूं प्रोज सेक्शंस के, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे छठा क्वेश्चंस के लिए समरी के लिए आपको जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर याद कर लेना है, भारत इज माय होम याद कर लेना है, और 2 और है आई हैव अ ड्रीम और अ मैरिज प्रपोजल. इन 4 के बाहर से आज तक बिहार बोर्ड वाले 12th क्लास की इंग्लिश में प्रोज सेक्शंस में नहीं पूछा है और ना पूछेगा. आपको यही 4 के बारे में याद रखने हैं. आप फिर से देख लो इसको, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को. यहाँ पे आप इस चीज को कॉपी में नोट कर लो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी in his अगर बात करें तो यहाँ पे है कि इन दिस एशे द डिस्क्रिप्शन एंड द इम्पोर्टेंट और मॉडर्न सिविलाइजेशन इज दैट द इंडियन सिविलाइजेशन कीप्ट इट्स बेसिक कैरेक्टर वेरी सेफ टिल नाउ. यानी महात्मा गांधी जो है अपने सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पूरे चैप्टर में भारत के सिविलाइजेशन के बारे में बताए हैं, भारत के सिविलाइजेशन के स्पेशलिस्ट के बारे में बताए हैं, भारत का सिविलाइजेशन किस तरह से है इसके बारे में बताए हैं, है ना. उसी तरह से भारत इज माई होम का चैप्टर जो है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है. ये जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति का पद जो है ग्रहण कर रहे थे, उस समय जो है जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक भाषण दिया था और उसी भाषण से ये भारत इज माई होम आपकी किताब में लाकर रखा गया है. तो ये भारत इज माई होम के बारे में लिखा हुआ है, बातें मिल जाएगा आपको. अगर बात करें तो आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा हुआ कुछ स्टोरीज है, कुछ उनका स्पीच है ना, तो उनके बारे में भी आपको मिल जाएगा. और नीचे में मैरिज प्रपोजल है, मैरिज प्रपोजल के बारे में आप लिख लेना फटाफट आपको, है ना. तो ये भी आपको यहाँ से हो जाएगा. तो ये 4 याद कर लेते हैं तो आपको प्रोज सेक्शन से समरी लिखने में काफी आसान हो जाएगा और काफी अच्छा भी होगा आपके लिए 5 मार्क्स लाने में. दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो पोएट्री से आपको पोएट्री सेक्शन से समरी लिखना होगा और इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे.
जैसा कि स्नेक मैंने लिखा है, माय ग्रैंड मदर हाउस लिखा है, मैंने स्वीटेस्ट लव आई डू गो लिखा है और मैंने माय स्ट्री कैट लिखा है। तो आपको ग्रैंड मदर्स वाला एकदम से याद कर लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय कमला दास, कमला दास के द्वारा ये कविता लिखा गया है। इन दिस पोएम द perspective describe a particular house where she lived with her grandmother during the childhood and received love from her, है ना। ये जो है कमला दास अपने दादी जी के साथ गांव में घर में रहते थे, उसकी कुछ यादों को इन्होंने बखान किया है। सी मिसेज दैट हाउ टू मच, अपने घर को बहुत याद करती है, चाइल्डहुड बचपन में अपनी दादी जी के साथ रहती थी वहां। नाउ सी लिव फार अवे फ्रॉम दैट एंड वांट टू विजिट दैट हाउस, और बहुत दिन के बाद उसी घर को वो घूमने आती है। हर ग्रैंड मदर लव्ड हर टू मच, सी लॉन्ग टू दैट वेरी लव बट अनेबल टू गेट, वो अपने दादी को बहुत याद करती है, अपने दादी के प्यार को याद करती है, लेकिन वो पा नहीं सकती है। एंड सी इज अनसैटिस्फाइड गिव हर सच, और वो काफी असंतुष्ट है ना, और गिव हर सच लव, और जो है अपने घर से काफी प्यार पाती है वो। तो इस तरह से माय ग्रैंड मदर हाउस के बारे में आप याद कर लेना, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। स्नेक के बारे में याद कर लेना, आएगा ही आएगा, इसी 4 से प्रोज का समरी आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आप वीडियो को फटाफट पाउच करके इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम तीसरा सेक्शन, ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। अगर आपको समरी याद नहीं होता है तो आप शॉर्ट नोट्स इंग्लिश के बारे में, ये देखो ये सेक्शन 5 नंबर का, केवल इतना रट लोगे पूरा तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे इंडिया इज सेड टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एज नो अदर लैंग्वेज इज रीड एंड स्पोकन इन सो मेनी कंट्रीज एज इट, अगहन कह रहा है कि इंग्लिश जो है हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि इसके जैसा लैंग्वेज पूरी दुनिया में इससे ज्यादा बोले जाने वाला कोई लैंग्वेज नहीं है। नेचुरली इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। देखा जाए तो सामान्य तौर पर पूरे विश्व में व्यापार करने के लिए, वाणिज्य करने के लिए जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ऑल द ईयरलर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंक्लूडिंग इंडिया हैज प्रेजेंस ऑफ दिस लैंग्वेज, है ना। पूरे ब्रिटिश एम्पायर जो है ना, और साथ हमारा इंडिया भी जो है, यहाँ भी जो है इंग्लिश जो है इंक्लूड है। कहता है इंग्लिश इज मेन लैंग्वेज इन द यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, रशिया, जर्मनी, इट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये सारे देशों में बहुत सारे लोगों के द्वारा इंग्लिश बोला जाता है। इट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ United Nations, even the Chinese are learning English in order compared with the world in the age of global market economy। तो ये पूरा आपको लिख के याद कर लेना है, 5 नंबर आएंगे, 110% श्योर रहिए। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे, हर साल यही पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। छठा क्वेश्चन के सेक्शन में मैंने बार बार कह रहा है कि छठा क्वेश्चन में 3 सेक्शन बनाने हैं, तो एक सेक्शन अगर आप ये भी बना देते हो तो 5 नंबर मिलेगा। दूसरा सेक्शन आप मैच द फॉलोइंग बना देना, ये भी बड़ा आसान है। मैच द फॉलोइंग का मैंने यहाँ पे 3 चार्ट लगाया है, कॉपी में आप लिख लेना, है ना। 3 चार्ट पेपर है यहाँ पे, तो ये कॉपी में नोट करके इसका जरा मैच द फॉलोइंग आप अपने हिसाब से कर लेना। किताब से आप देख लेना कि स्नेक कौन लिखा है, अर्थ कौन लिखा है, भारत इज माय होम कौन लिखा है, मैरिज प्रपोजल कौन लिखा है, अ पिंच ऑफ सनफ कौन लिखा है। जहां तक कि मैं बताऊं आपको कि स्नेक जो है D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है, द अर्थ जो है H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है, भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। मैरिज प्रपोज की बात करें तो एंटोन चेकोव को लिखा गया है। अ पिंच ऑफ सनफ की बात करें तो मनोहर मालगुंकर के द्वारा ये लिखा गया है। उसी तरह से आप ये पूरे चार्ट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ये भी एक सेक्शन मिल जाता है 5 नंबर लाने का। ये 3 मैच द फॉलोइंग नहीं मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा। मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए 3 लगा के रखा है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो 5 ट्रांसलेशन आपको बनाना होगा, है ना। ट्रांसलेशन एक सेक्शन में मिलेगा, इसमें से 5 ट्रांसलेशन अगर तुम बना लेते हो तो 5 नंबर यहाँ से भी तुमको मिल जाएगा। तो छठा क्वेश्चन में 5 सेक्शन पूछेगा। सेक्शन ए में पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा छठा के पहला में कि राइट द समरी एंड एनीवन, तो समरी मैंने बताया 4 याद रखना है प्रोज का, 4 याद रखना है पोएट्री का, एक शॉर्ट नोट इंग्लिश का, तो 15 वही मिल जाएंगे। प्रोज पोएट्री वाला अगर समरी नहीं लिखने आ रहा है तो आप करोगे मैच द फॉलोइंग और ट्रांसलेशन, तो आपको 15 मिल जाएंगे। यहाँ मैं संभावित प्रश्न रखा हूँ ट्रांसलेशन का, शायद से आपके एग्जाम में सीधे के सीधे टकरा जाए, और नहीं भी टकराए तो इसी के आधार पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन में आपको टेंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो आप ट्रांसलेशन सही बना पाओगे, है ना। यहाँ मैं लिखा हूँ कि मेरी माँ 5 बजे सुबह से काम कर रही है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। मैंने उसे पार्क में बैठे हुए देखा है, हमें सत्य बोलना चाहिए, गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, पटना गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। तो कई सारा सवाल मैंने यहाँ रखा है जो कि आपको मदद करेगा 15 मार्क्स लाने में। और अगर आप सेपरेट वीडियोस इसका देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो पर जाइएगा और वहां आप देखिएगा क्लास 12 के इंग्लिश से रिलेटेड कौन सा वीडियोस है। वहां आप देखिएगा कि 10 नंबर कैसे लाएं, 15 नंबर कैसे लाएं, वहां पे एक स्पेशल 15 नंबर का वीडियोस बनाया हुआ है, वो भी आपको हेल्पफुल होगा, काफी बढ़िया होगा वो भी।
यहाँ मैं 1 शॉट 50 नंबर है ना कंप्लीट करने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको 1 शॉट 50 नंबर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेगा, और मैं आपको ये पूरा करके दे रहा हूँ, और ये आपको काफी महत्वपूर्ण होगा, आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम में, और 110% श्योर रहिए इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 7वां सवाल आपको मिलेगा 4 नंबर के लिए, और ये 4 नंबर में आपको एक पैसेज मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये पैसेज को आपको पढ़ना है और 4 सवाल का जवाब देना है। मैं सवाल के साथ जवाब भी लिखा हूँ, आपको पढ़ के इसको समझना होगा, है ना। अब मैं थोड़ा बता दूं कि अगर किसी को एकदम पढ़ना नहीं आता है इंग्लिश, तो वो नेम द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेस एंड स्टेशन जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको टूरिस्ट, इंटरनेशनल, स्पेस और स्टेशन, ये सब वर्ड आपको कीवर्ड्स यहाँ से उठाना है, और आपको ये कहानी में ढूंढना है कि कहाँ पर ये चीज है ना, और उसके आधार पर ये आंसर आप उसको दे दोगे। तो ये भी आप कंप्लीट कर लेना, और आप जो है पैसेज का प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और बड़ा ही आसान बात है, और आपने करा भी होगा और आपको आता भी होगा। तो ये पूरे 7 क्वेश्चन की बात मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप ये तय कर पाए होंगे कि आपको जो है 50 नंबर लाने में किस तरह से काम करना होगा। और ज्यादा नहीं करना है, आपको इसी पूरे सेशन को अटेंड करना है और इसी पर आपको वर्क करना है। 50 बिल्कुल आएगा, बेहतरीन तरीके से आएगा, है ना। मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो इसी तरह का लेकर आऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होंगे, बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होंगे, तो इस तरह से आप 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पूरे बात कर लेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नए वीडियोस में, है ना। अगर आप इस सेशन पे नए होंगे तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का उज्जवल कंसेप्ट की चैनल का लोगो है ना। यहाँ पे आप जो है कि देखकर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच